किश्तवाड़ा की आग ने पूरे जम्मू को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जम्मू के 3 और जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जम्मू के 10 में से 7 जिलों में कर्फ्यू लगा है। वहीं राज्य सरकार ने बीजेपी नेता अरुण जेटली को किश्तवाड़ा जाने से रविवार को रोक दिया। पीडीपी नेता मोहम्मद मुफ्ती को भी तनावग्रस्त इलाके में जाने से रोका गया था। इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता अगले साल चुनाव को देखते हुए किश्तवाड़ा के हालात को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि जम्मू से 226 किलोमीटर दूर किश्तवाड़ा में शुक्रवार को सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। 3 दिन से कर्फ्यू झेल रहे किश्तवाड़ा में रविवार को भी एक शव बरामद किया गया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को भी तनावग्रस्त इलाके में जाने से रोका गया था। इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता अगले साल चुनाव को देखते हुए किश्तवाड़ा के हालात को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पर आज चर्चा हो सकती है। चर्चा की शुरुआत बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी करेंगे। 3 दिनों की छुट्टी के बाद मानसून सत्र में संसद की शुरुआत आज हो रही है। फूड सिक्योरिटी बिल को यूपीए सरकार की गेम चेंजर प्लान के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पारित कराकर इसका फायदा लेना चाहती है। विधेयक में देश की 3/3 आबादी को प्रति महीने 5 किलोग्राम अनाज बेहद रियायती 1 से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से देने का अधिकार देता है। इससे पहले भारी हंगामे के बीच फूड सिक्योरिटी बिल को खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने लोकसभा में रखा था, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 जारी करके तत्काल कानून बनाने की वजहों को बताया गया था। राजनीतिक दलों को पारदर्शिता कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए सरकार लोकसभा में आरटीआई अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक आज पेश करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री बी नारायण सामी आज इसे पेश करेंगे। कैबिनेट ने 1 अगस्त को राजनीतिक दलों को छूट देने के लिए आरटीआई अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केंद्रीय सूचना आयोग ने करीब 2 महीने पहले 6 राजनीतिक दलों कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम और बीएसपी को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाए जाने के आदेश देने के बाद कैबिनेट ने अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई थी। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को और ज्यादा अधिकार देने के लिए सरकार आज संसद में सेबी एक्ट में संशोधन का विधेयक पेश करेगी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम लोकसभा में इसका प्रस्ताव रखेंगे। पूंजी स्कीमों पर लगाम लगाने और कंपनियों की धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए पिछले महीने सरकार ने नियामक को व्यापक अधिकार देने का फैसला किया था। इस फैसले के तुरंत बाद सरकार ने इस बारे में अध्यादेश भी जारी कर दिया था। सेबी कानून में संशोधन के बाद नियामक को न सिर्फ धोखेबाजी की जाँच का अधिकार मिलेगा, बल्कि उनकी गिरफ्तारी और संपत्तियों की जब्ती का भी अधिकार मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के खिलाफ की गई याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने अखिलेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए दुर्गा के निलंबन को गलत ठहराया है। साथ ही दुर्गा को दूसरी सभी कार्रवाई से मुक्त करने की अपील की है। इससे पहले शर्मा ने बुधवार को भी मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिव के सामने याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था, पर कोर्ट ने अपना फैसला टाल दिया था। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता शर्मा ने मंगलवार को दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ही 2009 और 2013 के आदेशों का हवाला दिया है, जिसमें कोर्ट ने जिला कलेक्टरों को किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया था। चुनाव से पहले कई राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में मुफ्त की चीजें देने के वादे करते नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने और विभिन्न दलों की राय लेने के लिए आज बैठक बुलाई गई है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने विभिन्न देशों की अपनाई नीतियों का अध्ययन भी किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए 5 जुलाई को चुनाव आयोग को राजनीतिक दल की ओर से घोषणा पत्र के संदर्भ में दिशा निर्देश तैयार करने को कहा था। इस योजना में तमिलनाडु सरकार की ओर से घोषित लुभावने वायदे को चुनौती दी गयी थी। पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत बनाने के बाद अब भारतीय नेवी को और मजबूत करने के लिए आईएनएस विक्रांत आ रहा है। देश के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को आज कोची में समंदर में उतार दिया जाएगा। नेवी में आईएनएस विक्रांत के शामिल होने के बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के उस लीग में शामिल हो जाएगा जिनके पास इस क्षमता के युद्धपोत हैं। इसी ताकत के बदौलत सुपर पावर अमेरिका ने दुनिया पर दबदबा कायम रखा है। ये अमेरिकी विमान वाहक पोतों का बेड़ा है। ऐसे विशालकाय युद्धपोत जिन पर छोटी मोटी वायुसेना और थल सेना का पूरा लाव लश्कर होता है। इसी की बदौलत अमेरिका इराक से लेकर अफगानिस्तान तक आतंक के खिलाफ जंग जारी रख पाया और खुद को सुपर पावर साबित कर सका।
नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में हुई रैली के बाद फेसबुक पर लोगों के प्रति आभार जताया है, युवाओं को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। साथ ही उत्तराखंड की मदद के लिए टिकट से जुटाए गए चंदे पर सबका शुक्रिया अदा किया है। नरेंद्र मोदी ने फेसबुक पर कहा है, सरकार का एक ही मजहब होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, भारत का संविधान। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, जन शक्ति। सरकार की एक ही पूजा होती है, 125 करोड़ देशवासियों की भलाई। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास। बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालने के बाद मोदी ने पहली बार रविवार को हैदराबाद में एक भव्य रैली का आयोजन किया। मिशन 2014 के मद्देनजर इस रैली को मोदी की ठोस शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरते हुए मोदी मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे। मोदी ने इंडिया फर्स्ट का एजेंडा सामने रखते हुए ये भी बताया कि उनके भारत निर्माण का सपना क्या है। और आखिर में मोदी ने बराक ओबामा के मशहूर नारे यस वी कैन से अपने भाषण को समाप्त किया। Yes, we can. Yes, we'll do. Yes, we'll do. नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में हुई रैली में विदेश नीति और आर्थिक नीति पर कांग्रेस के लचर रवैये की भी जमकर आलोचना की। लगातार सीमा पर बढ़ रही पाकिस्तान और चीन की वारदातों और किश्तवाड़ा की घटनाओं पर भी मोदी ने अपने अंदाज में सरकार के खिलाफ कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी मोदी पर जमकर निशाना साधा है। जो गैदरिंग वो दिखा रहे हैं, कभी किसी इलेक्शन के नतीजे में वो गैदरिंग नजर नहीं आई। कहां से बुलाए हैं, कितने रुपए देकर बुलाए हैं, इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने रविवार को अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर लिया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राज्यसभा के विपक्ष के नेता अरुण जेटली और पूर्व बीजेपी प्रमुख नितिन गडकरी की मौजूदगी में स्वामी ने अपनी पार्टी का विलय किया। इस फैसले से पहले स्वामी ने राजनाथ सिंह के आवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की। स्वामी के फैसले के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि जनता पार्टी का बीजेपी में विलय स्वीकार कर लिया है। साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि स्वामी के बीजेपी से जुड़ने से उनकी पार्टी का विलय होने से बीजेपी को फायदा होगा। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने अपनी पार्टी के 2 मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मंत्री नैन्सी सिंह और भीम सिंह को जारी किया गया है। भीम सिंह ने हाल ही में शहीदों पर बयान दिया था, जिससे शहीदों का अपमान हुआ था, जबकि नैन्सी सिंह ने अपने दिए बयान में भीम सिंह का समर्थन किया था। शरद यादव ने इन दोनों मंत्रियों को नोटिस जारी कर 7 दिनों में जवाब मांगा है। गुरुवार को बिहार के मंत्री और बिहार सरकार के प्रवक्ता जवान तो होते ही हैं शहीद होने के लिए। लोगों ने इस बयान को शहादत का अपमान बताया और विपक्षी दलों ने मंत्री के बर्खास्तगी की मांग की थी। इस बयान से उठा तूफान थमा नहीं था कि नीतीश कैबिनेट के नंबर 2 के हैसियत रखने वाले कृषि मंत्री नैन्सी सिंह ने भीम सिंह के बयान को भी सही ठहराया था। बिहार के मंत्री नरेंद्र सिंह अपने बयान से पलट गए हैं और कहा कि मीडिया में उनकी बात और भावनाओं को नहीं समझा गया और ठीक ढंग से नहीं पेश किया गया। नरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर फिर भी उनसे गलती हुई तो वो माफी मांगते हैं। शरद यादव के नोटिस पर नरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें नोटिस नहीं मिला है। नरेंद्र सिंह ने कहा कि नीतीश अगर इस्तीफा मांगेंगे तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। एक प्रश्न मुझसे पूछा गया, ये जो 4 शहीद हुए हैं उनके बारे में मैंने जो कुछ कहा, मुझको लगता है कि वो मीडिया के मित्र या तो मेरी बात को समझ नहीं पाए या मेरी भावना को समझ नहीं पाए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सीमा पार से चली गोली से घायल बीएसएफ के हेड कांस्टेबल रामनिवास की एम्स ट्रॉमा में मौत हो गई। रामनिवास को गंभीर हालत में 6 अगस्त को एम्स ट्रॉमा में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने जिंदगी और मौत से संघर्ष करने के बाद दम तोड़ दिया। रामनिवास राजस्थान के दौसा जिला के रहने वाले थे। रामनिवास के परिवार ने पिछले 5 दिनों से अस्पताल में डेरा डाल रखा था और जैसे ही मौत की खबर मिली, शहीद के परिवार में मातम छा गया। परिवार वाले सरकार के रवैये से बेहद खफा हैं। परिवार का कहना है कि भारत को हर हाल में पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। शहीद के परिजनों का कहना है कि जितनी मदद उन्हें मिली वो सिर्फ बीएसएफ की तरफ से मिली है। सरकार की तरफ से किसी तरह की ना तो मदद मिली और ना अब तक कोई मिलने आया है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को उत्तम और भयमुक्त बनाने का सब्जबाग लोगों को दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद उनकी पुलिस उनके उत्तम प्रदेश के सपने को मटियामेट करने में जुटी है। दरअसल यूपी के बहराइच जिले में पुलिस के करीब 10 से 15 जवानों ने एक सिनेमा हॉल में जमकर तोड़फोड़ की, कर्मचारियों से मारपीट की और इतना ही नहीं, मैनेजर को हॉल बंद करवाने की
धमकी भी दे डाली। पुलिस चौकी के सामने एक हॉल में शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस लगी हुई थी। पुलिस वालों ने मुफ्त में फिल्म दिखाने का दबाव बनाया, जिससे मैनेजर ने विरोध कर दिया। बस फिर क्या था, जवानों ने सिनेमा हॉल में हंगामा खड़ा कर दिया। और हद तो तब हो गई जब नगर कोतवाल से शिकायत करने पर उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज न होने की बात कहते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया। झारखंड का गुमला जिला नक्सल प्रभावित जिला है, जहां आए दिन नक्सली घटना को अंजाम देते रहते हैं। लेकिन पुलिस ने 2 ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो नक्सलियों के तर्ज पर हथियार और विस्फोटक सामान जमा कर घटना को अंजाम देने में जुटे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इन शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 राइफल, 2 पिस्टल, बम बनाने का मसाला, विस्फोट करने वाला डेटोनेटर तार और नक्सलियों की वर्दी भी बरामद हुई है। ये अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनकी साजिश को नाकाम कर दिया। वहीं जिले के एसपी का कहना है कि ये दोनों अपराधी काफी शातिर हैं और अपहरण, हत्या और विस्फोट करने में माहिर हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को 24 घंटे सुरक्षा देने वाली मुंबई पुलिस अधिक काम के बोझ की वजह से बीमार होती जा रही है। 15 से 16 घंटे लगातार काम करने की वजह से मुंबई पुलिस के जवानों में शारीरिक समस्याएं सामने आ रही है। इसी वजह से मुंबई पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह चाहते हैं कि अगर पुलिस वालों को सेक्स यानी HIV से जुड़ी बीमारी है तो वो खुलकर आकर बात करे। सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस ने इसके लिए सेक्सोलॉजिस्ट को नियुक्त किया है। यानी साफ है कि मुंबई पुलिस कर्मियों के काम का दबाव उन्हें शारीरिक बीमारियों से ग्रसित कर रहा है। पुलिस कर्मियों को हो रही बीमारियां महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।